राम राम भाई सभी को। मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मेरा इस साल स्केल 2 जीपीओ में पंजाब ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले मैं केरला ग्रामीण बैंक में स्केल 2 ही काम कर रहा था और मैं परीक्षार्थी ऐप से और राहुल मिश्रा सर से पिछले 2 साल से ही जुड़ा हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। और उनका कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहा मुझे। और उन्होंने कहा था कि एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाने के लिए जो इस साल जो जीपीओ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक थोड़ी हेल्प हो जाए। हालांकि सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है अप्रोच करने की एग्ज़ाम को, पर मैं अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ मैंने किस हिसाब से अप्रोच किया था एग्ज़ाम्स को, ताकि थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो एस्पिरेंट्स को मिल सके। तो स्ट्रैटेजी में ऐसा है कि मतलब जैसे मैं अपना तरीका बता देता हूँ मैंने किस तरह से तैयारी करी थी। 5 सब्जेक्ट होते हैं, पता ही है आपको, 5 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर पे आते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट में एक पीडीएफ मिलेगी, उसी को रिवाइज़ कर लेंगे और जितने क्वेश्चंस आएंगे उससे हम अटैम्प्ट कर लेंगे। ये गलती मैंने भी करी थी, ये सब लोग ही करते हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या है ना कि मतलब लास्ट डे पे अब जितना याद रहा नहीं रहा, जितना हो गया नहीं हो गया, तो हम लाइटली ही लेते हैं कंप्यूटर को। वैसे 20 नंबर का आता है, ये पता ही आपको 20 नंबर का आता है। तो अब मान लो 20 नंबर में जहाँ वो लास्ट दिन पे रिवाइज़ करके हम 11 से 12 नंबर ला रहे हैं, वहीं अगर इसको हम शुरू से लेके चले तो कहीं ना कहीं 15 से 17 नंबर आ सकते हैं। तो अब ये जो 3-4 नंबर का फ़र्क है, ये तब पता चलता है जब सिलेक्शन रुक जाता है इतने नंबर से। तो इससे क्या, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। इसमें क्या करना है, रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे। ये सर के ये परीक्षार्थी ऐप पे भी मौजूद है, क्विज़ के फॉर्म में कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आपने सॉल्व करे और मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या कोई क्वेश्चन का आपको डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसको रिवाइज़ कर लें। और वो फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे मान लो इंटरनेट का कोई क्वेश्चन है, वो इंटरनेट का क्वेश्चन आपको पता चल गया वो इंटरनेट टॉपिक है, तो आपने जाना है और दुनिया भर की पीडीएफ अवेलेबल है, वो आपने वो पीडीएफ खोलनी है, उसमें इंटरनेट का टॉपिक निकालना है और उसको रिवाइज़ कर लेना है एक बार, उससे रिलेटेड जो भी है। तो ऐसे ही ये रिवर्स टॉपिक रिवाइज़ आप करेंगे तो इससे देखेंगे आप आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी क्या नहीं है कि मतलब ज़्यादातर यही होगा कि जो आपने क्वेश्चन करे हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही आएंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वही एग्ज़ाम में आएंगे, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि जब आप वो टॉपिक रिवाइज़ करोगे, वो क्वेश्चन देख के आप वो टॉपिक रिवाइज़ करोगे, तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा और फिर उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। इसके बाद जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, मैंने जो फॉलो किया था वो परीक्षार्थी ऐप फॉलो करी थी। और इसका क्या करना है ना, इसमें डीप रीडिंग करनी है कंटेंट की। मतलब जैसे जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के नीचे जो कंटेंट दिया होता है सर का, वो कंटेंट ज़रूर पढ़ना है आपने। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है, ये हुआ क्वेश्चन, ठीक है समझ जाते हैं। वो फिर हमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ वो आता ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन जो वो कंटेंट है, उस क्वेश्चन को लेके जो नीचे जो कंटेंट है, उससे 100% क्वेश्चन आते हैं। वो आप मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, यही चीज़ होती है। वो जो कंटेंट नीचे होता है, क्वेश्चन के नीचे जो कंटेंट एक्सप्लेंड होता है, उसमें उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं क्या करता था, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को लिंक करता था, लिंक करके पढ़ना होता था। उससे क्या, सारा जो पीछे का जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस था वो रिवाइज हो जाता था, चाहे वो स्टैटिक हो या करंट में हो। जैसे एग्जांपल मान लो, अगर कोई DICGC पे कोई क्वेश्चन आता है कि RBI का कोई सर्कुलर आया है DICGC को लेके, तो वो DICGC को लेके पहले तो उसके नीचे जो कंटेंट था वो पढ़ लिया। उसके बाद दिमाग में यही लिंक कर लिया कि भाई DICGC की लिमिट क्या है, कितनी है, 5 लाख है, और ये 5 लाख एक अकाउंट पे है या सभी अकाउंट पे है, ये DICGC कौन से बैंक्स में कवर होता है, और इसका प्रीमियम कितना जाता है। इस टाइप से ना, ये तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही हर क्वेश्चन के लिए आप लिंक करते जाएंगे तो आपका वो स्टैटिक भी कवर होता जाएगा, और जो करंट से रिलेटेड है कि जैसे DICGC को लेके मान लो आप अभी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन DICGC को लेके मान लीजिए 2 महीने पहले भी कोई न्यूज़ आई थी, तो आप वो भी लिंक कर दो कि हाँ ऐसा भी हुआ था। तो इससे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा पीछे का, और ये दिमाग में बैठती है चीज़, पक्का ये बैठती है, ये गारंटी मेरी, ये दिमाग में आपके बैठ जाएगी ये चीज़। ये तो हुआ FA का। और आप मतलब ये मान के चलिए ना कि अब जो पैटर्न आ रहा है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उसमें 40 में से आप 30
35 तो मतलब अब नहीं ला पाएंगे, बहुत एक्सेप्शनल बच्चे हो रहे हैं जो ला पा रहे हैं। आप इस प्रैक्टिकल चीज़ को समझिए कि मतलब इतना 30-35 अगर आप मान के चल रहे हो तो आप बहुत ही ब्रिलियंट हो, अगर इतना आप ला पा रहे हो तो। क्योंकि अब वो पैटर्न ऐसा हो गया है कि इतने क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने तो ये किया था, परीक्षार्थी ऐप से जो जितना भी जस्ट सर कंटेंट दे रहे थे उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया। वो जो कंटेंट था वो जो नीचे जो कंटेंट होता है ना उसको ज़रूर पढ़ना आप, वो उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो आए ना आए, पर वो कंटेंट में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, उसको लिंक करके पढ़ना आप ज़रूर आता है। अब लैंग्वेज पे आते हैं। मैंने तो जो अटेम्प्ट किया था वो इंग्लिश लैंग्वेज अटेम्प्ट किया था, और मेरा सिंपल सा ये था इंग्लिश लैंग्वेज में कि रोज़ आर्टिकल पढ़ना है। कोई भी पेपर उठा लो, ढंग का आर्टिकल पढ़ना है। वो आप मसालेदार न्यूज़ पढ़ोगे उसकी, बॉलीवुड की और उसकी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा कोशिश करें कि इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ें। इकोनॉमिक न्यूज़ से क्या है, उसके जो टर्म्स होते हैं ना वो थोड़े हार्ड आते हैं, और आपको मतलब आप इसमें आईबीपीएस में इंग्लिश का जो, या मैं इंग्लिश का बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट करा था। इंग्लिश का जो पेपर आता है वो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी का आता है। कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी का मतलब है कि आपको पढ़ के कितना समझ में आ रहा है। आपको पढ़ के उसमें जो लिखा है कम टाइम में वो एक बार पढ़ के या 2 बार पढ़ के समझ आ रहा है नहीं है। तो अगर अब जैसे इकोनॉमिक का कोई आर्टिकल आया है, इकोनॉमी का, तो उसके जो वर्ड्स होंगे वो थोड़े हार्ड होंगे। उस आर्टिकल को थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा एक बार में। हो सकता है एक बार में समझ में भी आ जाए, मुझे 2-3 बार में समझ में आता था। तो लेकिन अगर जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे रोज़ तो वो आपको बहुत फटाफट समझ में आएगा। और जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल पढ़ने के बाद आप उसको थोड़ा सा एक बार दिमाग में रिवाइज़ कर लो कि इस आर्टिकल में शुरू से लेके एंड तक क्या था। ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, कोशिश करें 2 से 3 पैराग्राफ वाला आर्टिकल पढ़ें, क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ोगे तो बोरियत आ जाएगी, फिर वो जो शुरू में पढ़ा था वो भी नहीं याद रहेगा। तो 2 से 3 पैराग्राफ वाला आर्टिकल पढ़ें, और धीरे धीरे फिर आप वो ये 2 से 3 पैराग्राफ को 4 से 5 भी बड़ा कर सकते हो। और उसके अलावा डेली बेसिस पे 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या कोई सेक्शनल दे दिया इंग्लिश का, इस टाइप से। उससे आपके कौन से वाले क्वेश्चन कवर होंगे, वो एरर वाले, और जो बाकी जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम टाइप का आता है, वो कवर हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल से ना आपकी ये सारी चीज़ें, क्योंकि एरर भी आपको तब समझ में आने लगे जब आप आर्टिकल पढ़ोगे। अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन में कहाँ एरर है, क्योंकि आपने आर्टिकल पढ़ा है, आपने सही वाली इंग्लिश पढ़ी है। तो जब आपने सही वाली इंग्लिश पढ़ी तो आपको एरर भी समझ में आने लगेगा। अब आते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या है कि एक तो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, जो जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह, और ब्लड रिलेशन होता है, और एक दो चीज़ें और होती हैं, मेरे को अभी टॉपिक के नाम नहीं याद आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पज़ल। अब ये पज़ल को क्या करना है, आपने डेली सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, जैसे मतलब आपने 2 पज़ल डेली सॉल्व करी। अब हालांकि जब सब स्केल 2 के लिए तो सब ज़्यादातर वर्किंग ही होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं 2 पज़ल बता रहा हूँ। अगर आपने 2 पज़ल डेली सॉल्व करी तो 6 महीने तक आपकी पज़ल ऐसी प्रैक्टिस हो जाएंगी कि आप मतलब फटाफट पज़ल सॉल्व करोगे, फटाफट एकदम। आपके मतलब पेन, आप देखते ही क्वेश्चन आपके पेन से वो पज़ल सही बनने लगेगी पहली बार में। क्योंकि कई पॉसिबिलिटी वाली पज़ल होती हैं जो पहली बार में नहीं बनती, दूसरी बार में नहीं बनती है, जो कुछ लेंदी होती हैं। तो वो चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। तो मेरे हिसाब से आप शुरू करें दो पज़ल डेली से, और फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, 3 फिर 4। और मिसलेनियस में जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि ये आपको ये अगर आते हैं तो ये आपको नंबर देंगे ही देंगे। थोड़ा सा ना इनको अब आप ये समझ के चलिए कि ऐसा पेपर नहीं आता है कि आप इसको देख के फटाफट तुरंत सॉल्व कर देंगे, नहीं। कोडेड आता है, कोडेड ब्लड रिलेशन आ रहा है, कोडेड डायरेक्शन आ रहा है, कोडेड इनइक्वालिटी आ रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कि मतलब आप समझे कि जैसे क्वेश्चन है कोडेड इनइक्वालिटी का, तो वो कोडेड इनइक्वालिटी आप 5 से 6 मिनट में करोगे। लेकिन आप ये देखो कि वो 5 से 6 मिनट में अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान देते हो, 5 क्वेश्चन पूरे करते हो, तो आपको 6.25 नंबर मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ 1.25 का होता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि मतलब आपके ये क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। आप अपने नंबर पक्के करें पहले। ये ना देखा कि मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ, पहले आप अपने अटैम्प्ट करना है, ज़्यादा ऑब्वियसली करना है, लेकिन पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें, उसके बाद स्पीड पे ध्यान दें। स्पीड अपने आप बनने लग जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी 100% थी, लेकिन मैं क्वेश्चन कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाता था। मैं क्वांट के और रीजनिंग के मिला के मैं 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने जैसे एक्यूरेसी मेरी हो गई पक्की, तो उसके बाद फिर मेरे अटैम्प्ट्स भी बढ़ने लगे, तो वो बढ़ जाते हैं अपने आप पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। अब क्वांट और डीआई का ये है कि जैसे हमें पता है कि जैसे यहाँ पर पजल आनी ही आनी है, तो हमने डेली पजल प्रैक्टिस करनी है। उसी तरह से डीआई हमें पता है आनी ही आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए डीआई आएगी। तो इस बार मैंने जैसे 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे मैथ के, उसमें से 15 क्वेश्चन मैंने डीआई के ही करे थे। तो
और वो सही भी हुए थे, सारे सही थे। तो DI आपने प्रैक्टिस करनी है, वही 2 DI प्रैक्टिस करें डेली। और DI के भी कई टाइप्स है, तो हर टाइप प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में कुछ नहीं पता है क्या आएगा, कहाँ से आएगा, क्या आएगा। उसके अलावा जो बाकी क्वांट के टॉपिक्स हैं, आप 2 दिन में या 3 दिन में एक टॉपिक लें और उसको पूरा ख़त्म कर दें। आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब जैसे हर एक को हर टॉपिक नहीं समझ में आता है तो एक आध टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने का क्या मतलब है कि छोड़ने का मतलब ये है कि उसको डीप ना पढ़ें, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है उस टॉपिक का वो ज़रूर पढ़ना। क्योंकि उससे क्या है कि मान लीजिए आपका बेसिक क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है कि बेसिक कोई कोई टॉपिक का ना सिर्फ बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं वो अरिथमेटिक में, क्योंकि ज़्यादातर लोग अरिथमेटिक का मतलब है वो जो वर्ड वाली प्रॉब्लम आती है, लंबी लंबी सेंटेंस वाली, वो ज़्यादातर वो लोग देखते हैं कि इतना बड़ा दिया हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं, कि सोचते हैं कि टाइम की वजह से। तो लेकिन वो सबसे सबसे ईजी क्वेश्चन होता है वो, और वो बेसिक पे होता है। अगर आपका बेसिक तो हर एक टॉपिक का करना है, अपने टॉपिक देखें और हर एक का बेसिक कर लें। अब डीप अगर 1 या 2 का छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 का छोड़ देंगे तो फिर भी ठीक है, आप मैनेज कर पाओगे, लेकिन बेसिक तो सभी का करना। इसके अलावा फिर जब आपका ये पूरा हो जाएगा कि मतलब आपको लगेगा कि लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांट में मेरी थोड़ी सी पकड़ हो गई है, फिर मॉक देना शुरू करें। हर अल्टरनेट डे पे या 3 दिन में एक मॉक दें। अब मॉक कौन सा देंगे आप? एक तो स्केल 1 का दे सकते हो, IBPS RRP का सेम लेवल है, उसमें FA नहीं होता, उसमें GA होता है। तो GA को छोड़ के आप बाकी जो ये जो 4 सेक्शंस हैं इनको अटैम्प्ट कर लें। और इसके अलावा अगर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है तो SBI PO का सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट कर लें, मेंस का नहीं, प्री का अटैम्प्ट करें। IBPS PO का प्री का अटैम्प्ट कर लें। थोड़ा नीचे के लेवल से चढ़ें और हार्ड लेवल तक जाते जाएं, क्योंकि ऐसा ना आप अगर इजी लेवल करोगे तो इजी लेवल तो सबके लिए मतलब आएगा, इजी लेवल तो अब आता ही नहीं है पेपर में, लेकिन आप इजी लेवल करके गए और एग्जाम में हार्ड आ गया तो फंस जाओगे। लेकिन मान लो आप हार्ड लेवल की भी आपको प्रैक्टिस है और पेपर बहुत हार्ड आ गया तो आप एक बार को घबराओगे नहीं, आप ये सोचोगे कि ये कर रखा है, ये लेवल हमने मॉक में सॉल्व करा है। और ज़रूरी नहीं है कि मॉक में आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी 100 आएंगे, या मॉक में आपके 60 आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी 60 आएंगे। मॉक सिर्फ इसलिए है कि जो आपने स्ट्रेटजी ये बनाई है इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर लोगे, बस उससे ज़्यादा और मॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। और फ़ायदा मतलब उससे ज़्यादा मॉक से आप ये ना अंदाज़ा लगाएं कि मॉक में आपके जितने आ रहे हैं उतने ही एग्ज़ाम में आएंगे। या तो अच्छा, अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप लेट बैक ना हो जाएं कि भाई मैं तो निकाल लूँगा, ये हो जाएगा, या फिर कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट ना हो। इसको एक न्यूट्रल बेसिस पे लेके चलें कि ठीक है मॉक हो रहा है मेरा, लेकिन मुझे ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है। और सारे सेक्शन इक्वली करें, एक सेक्शन कोई ऐसा नहीं कि आपने कॉन्ट आपका पक्का है, ठीक है, अच्छा है आपका, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप ये सोचें कि एग्जाम में मैं कॉन्ट ही करूँगा और रीजनिंग नहीं करूँगा। ऐसा हो कभी कभी ऐसा हो जाएगा, कॉन्ट ऐसा हार्ड आ जाएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे और रीजनिंग बहुत ईजी आ जाएगा, और आप कॉन्ट करने के चक्कर में वो जो ईजी रीजनिंग है वो छोड़ दोगे। तो आपको आने हर सेक्शन चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो अच्छा सेक्शन आएगा वो आपको नंबर देके जाएगा, साफ सीधी बात है। वो आपने चाहे पहले प्रिपेयर करा हो या ना करा हो। अब जैसे मैं इस बार मैं सभी सेक्शन करके आया था, इस बार मुझे लैंग्वेज में 32 नंबर आए हैं 40 में से। तो क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा कंपैरेटिवली इजी आया था, मतलब मुझे मेरे हिसाब से आ गया था, जैसे मैंने प्रैक्टिस करी थी उस हिसाब से आ गया था, तो इसमें मुझे नंबर मिल गया। अब इससे पिछली बार जो था उसमें मेरे कॉन्ट में नंबर अच्छे आए थे, तो इंग्लिश ये लैंग्वेज में इतने नहीं आए, लैंग्वेज में 23 या 24 नंबर आए थे। तो वो पेपर टू पेपर डिपेंड करेगा कि कब कौन सा सेक्शन ईजी आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब आपने कौन सा, हर एक का कोई ना कोई सेक्शन अच्छा होता है, लेकिन आप एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई सेक्शन को वीक मत करना, क्योंकि पता चला वो सेक्शन जो आपका वीक है वही सबसे ईजी आया है तो आपके फ्री के नंबर चले जाएंगे। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। बाकी हार्डवर्क का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। और सभी को ऑल द बेस्ट। और ये FA के लिए आप परीक्षार्थी ऐप को फॉलो कर सकते हैं, अच्छा ऐप है, अच्छा कंटेंट देते हैं सर, मेहनत करते हैं, और मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, खाली उनके मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, और डीप पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ऐप वो उसमें कंटेंट में आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।